बच्चों, आज हम जीव विज्ञान में पहला अध्याय पढ़ेंगे, जीव जगत। तो इसी पर हम लोग इस पॉइंट पर आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो जीव जगत का मतलब वो संसार जिसमें जीव पाए जा रहे हैं, जीव जंतु पाए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीव जगत। जैसे हमारी पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी पर देखा जाए तो यहाँ पर तरह तरह के जीव पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जीवों का जगत है और ये जीव जगत बहुत ही विस्मयकारी है और हमको आश्चर्यचकित कर देता है जब हम विभिन्न जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखते ही हैं कि उनके आवास स्थान कैसे कैसे जीव कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सपोज करिए कुछ जीव को अगर आप देखें, ठीक है, जैसे आर्कियोबैक्टीरिया आदि बैक्टीरिया जो है वो बहुत गर्म जल के स्रोतों में पाए जा रहे हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं कि बहुत ठंडे स्थानों पर पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो और कुछ जीव हम देखते हैं कि जल में पाए जाते हैं, बहुत गहराइयों में पाए जा रहे हैं। तो हमको अलग अलग तरह से देखते हैं कि इन जीवों के अलग अलग वास स्थान होते हैं और ये जो है उन वास स्थान में अपने आप को ढाल लेते हैं, वहाँ पर वो रह सकते हैं। ठीक है। तो जीवों में हमको अगर स्टडीज़ के बारे में करें, ठीक है, अपने हम वातावरण में निकले, अगर परिप्रेक्ष्य में निकले, जंगल में जाएं जो है, तो वहाँ पर हमको तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो हमको उनकी आकृति, रूप इत्यादि इन सब चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको बड़ा ही आश्चर्य लगता है देखने पर। इस नाते हम ये कह सकते हैं कि जो जीव जगत का ये जो संसार है जीवों का, यही बहुत ही निराला है। ठीक है। हमको आश्चर्य में डाल देती है ये। तो इसी के बारे में, इसी को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हम देखें अपने इस संसार में तो दो तरह के जीव, दो चीज़ें हम कह सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए जीव क्या है, तो इस पर हम ये डिस्कस करेंगे कि दो बातें इसमें हैं। एक को हम लोग सजीव बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? निर्जीव। सजीव। और एक यहाँ पर क्या होता है? निर्जीव होता है। ठीक है। सजीव और निर्जीव, तो दो कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि एक को हम लोग सजीव बोलते हैं और एक को निर्जीव बोलते हैं। क्या आधार है कि हम किसी को सजीव बोल रहे हैं और किसी को जीव बोल रहे हैं? इसमें आपको इसकी जो है चर्चा हो जाएगी। सजीव, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ जंतुओं की अपनी, प्राणियों की क्या होती है, अलग विशेषताएं होती हैं। वो लोग चल सकते हैं, चल सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। मतलब हम जिसको सजीव कहना चाह रहे हैं उसमें कुछ विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। क्या विशेषता देखने को मिलती है? कि जिन्हें हम सजीव कह रहे हैं उसमें श्वसन भी हो रहा है, वो पोषण भी कर रहे हैं। पोषण करने का मतलब क्या? वो अपने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, वो श्वसन कर सकते हैं। ठीक है। और शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। अपनी संख्या को भी बढ़ा सकते हैं, अर्थात जनन करके अपनी संख्या को वो बढ़ाते हैं, अपने जैसे को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गुण उसमें, सजीवों में ये सारे गुण पाए जाते हैं, परंतु जिनको हम निर्जीव कह रहे हैं उनमें ये सारे गुण पाए नहीं जाते हैं। तो हम यहाँ देखें कि हमारे प्रकृति में दो तरह की चीज़ें होंगी। एक को हम बोलेंगे सजीव और एक को बोलेंगे क्या? निर्जीव। निर्जीव कहने का तात्पर्य यह है कि वे श्वसन नहीं कर सकते, वे पोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम पत्थर, मेज, कोई भी वस्तु की ऐसी बात करें, ठीक है, तो क्या ये सब पोषण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं? क्या ये श्वसन करते हैं? क्या ये उत्सर्जन करते हैं? ऐसा कुछ उसमें पाया नहीं जा रहा है। तो दो कैटेगरी हमको दिखाई दे रही है कि एक ऐसे काम कर सकते हैं और एक ऐसे काम हमारे प्रकृति में नहीं कर सकते हैं। जो ये सारे काम नहीं कर सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? निर्जीव। और जो ये सारे कार्य कर सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? सजीव। ठीक है। अब सजीवों के इन्हीं गुणों के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें हम सजीव कहते हैं। तो पहली बात तो हमने ये डिस्कस बताई आपको कि ये क्या करते हैं? पोषण कर लेते हैं। पोषण। ठीक है। पोषण का मतलब बताया हमने कि ये भोजन ग्रहण करते हैं। इससे इनको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और इसमें क्या विशेषताएं होती हैं कि ये जन्म भी कर सकते हैं। ठीक है। जन्म करते हैं, जन्म का मतलब अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये क्यों जरूरी है?
अपनी पीढ़ी को आगे बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ठीक है। तीसरा, ये लोग जो है श्वसन कर सकते हैं। ठीक है, उत्सर्जन कर सकते हैं। ये सारी घटनाएं इसमें होती हैं। तो श्वसन होगा, ठीक, और इसमें क्या होगा, उत्सर्जन की घटना घटती है। मतलब शरीर में अगर वेस्ट पदार्थ बन रहे हैं तो उसको ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इसमें गुणों की और बातों की चर्चा कर लेते हैं कि इनमें जो है अनुकूलन की क्षमता भी होती है। ठीक है, क्या होता है कि जब बदलते ही वातावरण के अनुसार, ठीक है, बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को उसमें ढाल लेने की ये क्षमता रखते हैं। तो जू में ये भी चीज़ पाया जाता है। ठीक है, जू में ये भी चीज़ पाया जाता है। और ये क्या, उद्दीपन भी प्रदर्शित करते हैं। उद्दीपन क्या होता है, जैसे जब किसी को कोई अनुक्रिया दी जाती है, मान लीजिए कि पिन चुभाया गया, तो पिन चुभाया गया तुरंत इसके बाद जो हमको एक रिस्पांस मिलता है, हमारा हाथ वहाँ से पीछे हट जाता है। ठीक है, जैसे छुमी को पौधे को देखें, अगर उसकी पत्ती को छूते हैं, ठीक है, तो जैसे ही छूते हैं पत्तियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, कहेंगे हम लोग, ये लोग उद्दीपन भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सजीवों की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। इसके पश्चात एक और भी विशेष बात देख लें हम लोग, उपापचय, जो किताब में दिया है, इनमें उपापचय भी होता है। जो में क्या होता है, उपापचय। तो उपापचय का मतलब क्या होगा, उपापचय में दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक अपचय होता है और एक क्या होता है, उपचय। ठीक, ये दो प्रोसेस मिलकर के बना होता है। एक होता है एक को बोलते हैं उपचय और एक को बोलते हैं अपचय। ठीक है, कॉलम में से कहेंगे और और इसे बोलेंगे कैसा वाले जम। ठीक है, उपचय क्या होता है कि इसमें जो है जीव जंतु छोटे छोटे पदार्थों को मिला करके बड़ा पदार्थ बनाता है। छोटे छोटे घटकों को मिला करके क्या करता है, ये बड़े घटक को बनाता है। और उपचय में क्या होता है कि बड़े घटक को छोटे छोटे घटकों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे घटकों को तोड़ दिया जाता है। तो जीव जंतुओं में क्या होता है, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, और निर्माण होना ही क्या है, उसका उपचय प्रोसेस है। और अपचय क्या होता है, उसको तोड़ दिया जाना। तो दो प्रोसेस होगा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, तो हम ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है ये, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और ये कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन तोड़ने का प्रोसेस है और ये कैसा प्रोसेस है, निर्माण का प्रोसेस है। तो ये क्रियाएं हमारे शरीर में चलती रहती हैं। जैसे देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जल, ये सब लेकर के क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये निर्माण की प्रोसेस हो गई। और जब श्वसन करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जैसे श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज के अणुओं को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल वगैरह में तोड़ देते हैं। तो इस तरह का प्रत्येक जीव में इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं कि उनमें निर्माण की क्रिया भी चल रही होती है और तोड़े जाने की भी क्रिया चलती है। और निर्माण की क्रिया और तोड़े जाने की क्रिया को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचय। तो जीव जंतुओं की ये भी विशेषता होती है कि इनमें क्या होता है, उपापचय होता है। ठीक है।
उपापचय को हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग बात कर लेते हैं जीवों में विविधता। जीवों में विविधता। तो क्या होती है जीव में विविधता? तो अगर हम देखें तो हमारे जो है इस जीव जगत में, ठीक है, 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक की जातियां ज्ञात हैं। तो इसमें 1.7 से लेकर के 1.8 तक की जो है इसमें जातियां हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे जो है जीव जंतुओं में क्या है? विविधता है। इतने विविध प्रकार के जंतु इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। हम क्या देखते हैं कि कुछ जंतु जो है बड़े हैं, कुछ जंतु जो है छोटे होते हैं, कुछ जंतु इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग आँखों से देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है। आकार, रूप, रचना, ये सब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों में क्या है? विविधता। इसी को हम बोलते हैं जीवों में विविधता। ठीक है। अब विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं तो क्या होता है कि जीवों का जो नाम होता है उनके स्थानीय नाम के आधार पर जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर गाय को गाय बोल रहे हैं, ठीक है, वहीं पर दूसरे देश के लोग जैसे अमेरिका की बात करें, वहाँ वो क्या बोल रहे हैं? काऊ बोल रहे हैं उसको। तो क्या है कि स्थान के हिसाब से उसके नाम बदल जा रहे हैं। तो अगर स्थान के हिसाब से नाम उसके बदल जाएंगे तो अगर हमें किसी जीव का अध्ययन करना हो तो नाम के बदल जाने से क्या होगा? उसके बारे में हमें भ्रम हो जाएगा। हम उस पर कन्फर्म नहीं हो पाएंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि स्थान के हिसाब से किसी का नाम ना बदले, इसको दूर करने के लिए क्या किया? एक पद्धति बनाई और उस पद्धति को क्या कहा उन्होंने? नाम पद्धति नाम दिया। उसे बोला गया नाम पद्धति। इसमें क्या होगा? इस पद्धति के अनुसार जीवों का एक मानक नाम होगा। जीवों का एक मानक नाम होगा और वह मानक नाम पूरे विश्व में जो है सभी जगहों पर एक ही होगा, समान होगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे नाम पद्धति। इससे हमें क्या होगा कि जब जीवों का वर्णन करना होगा, जिस जीव के बारे में जान रहे हैं हम, उसका वर्णन किया जा रहा है, तो हम उसके बारे में कन्फर्म होंगे, हमें कोई जो है इससे परेशानी नहीं होगी। जैसे हमने बोला हम गाय को यहाँ गाय कह रहे हैं लेकिन अमेरिका में काऊ कहा जा रहा है, तो वहाँ भी अगर काऊ वो लोग अब कह रहे हैं तो ये डिफरेंस हो गई बात। तो हम काऊ वहाँ नहीं कहेंगे, कोई एक ऐसा नाम रखेंगे कि यहाँ भी वही नाम उसका लिया जाए, वहाँ भी वही नाम लिया जाए, किसी दूसरे देश में भी वही नाम लिया जाए, सब जगहों पर वही नाम लिया जाएगा। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत ये होगा कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से विश्व में जाना जाता है। ठीक है। तो इसी को नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति क्या होगा कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से, ठीक है, जिससे वह उसी नाम से विश्व में जाना जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम पद्धति। ठीक है। और एक नाम रहेगा और वही नाम सारे संसार में उसका लिया जाएगा। स्थान के अनुसार उसका नाम बदलेगा नहीं। इससे हमें उस जीव के बारे में अगर अध्ययन करना है, जानना है, या उसके बारे में कोई बता रहा है तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो नाम पद्धति अपनाई गई। अब इससे क्या होगा कि इसके अनुसार अगर किसी जीव के बारे में हम वर्णन करेंगे, जैसे हम जानते हैं, वर्णन किया जाएगा तो हम उसको आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है। तो इसी को बोलेंगे उसका पहचानना। ठीक है। तो अब अध्ययन को सरल करने के लिए क्या किया गया? वैज्ञानिक विधि बनाई गई। ठीक है। उसके अनुसार जंतुओं का और
पादपों का, ठीक है, नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, पौधों के लिए उन्होंने बनाया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर ICPN, इसको बोला गया ICPN, यानी कि पौधों का जब नाम रखा जाएगा इसके अनुसार रखा जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने ये बनाया कि इसके अनुसार अगर नाम रखा जाएगा तो वो नाम सभी जगहों पर उस पौधे का वही रहेगा। और जंतुओं के लिए बनाया गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, ठीक है। पादपों के लिए ये होगा ICPN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, इसके अनुसार उसका नाम रखा जाएगा। और जंतुओं के लिए क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये दो सिस्टम उन्होंने बनाया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति, ठीक है। द्विपद नाम पद्धति अब ये बता रहा है कि जीवों के नाम में जो है दो पद होंगे, जीवों के नाम में दो पद होंगे, ठीक है। और एक पद होगा वंश का और एक पद क्या होगा, जाति का होगा। तो ये सुझाव सबसे पहले किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने दिया। उन्होंने बताया कि इसमें कैसे होंगे, दो पद होंगे, एक पद कैसा होगा, वंश का होगा, और एक पद कैसा होगा, जाति का होगा। तो जीव हो चाहे जंतु हो, उन सब के लिए क्या होगा, उसमें द्विनाम पद्धति के अनुसार एक पद जो है वंश का रहेगा और एक पद क्या रहेगा, जाति का रहेगा, ठीक है। जैसे आम का जो है नाम रखा गया, ठीक है, किसका, आम का। तो आम का नाम रखा गया मैंगी फेरा इंडिका, क्या रखा गया, मैंगी फेरा इंडिका। अब ये जो आगे वाला है, आगे वाला ये वंश रहेगा और जो पीछे वाला वो क्या है, जाति रहेगा, ठीक है। अब जैसे आलू का वैज्ञानिक नाम होगा सोलेनम ट्यूबरोसा, तो सोलेनम क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा, और ट्यूबरोसा उसकी क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक चाहे वो जंतु हो चाहे वो वनस्पति हो, ठीक है। द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या रहेगा, उसमें एक नाम वंश का आएगा और एक नाम क्या रहेगा, जाति का आएगा, ठीक है। जैसे इसको बता दिया, ये वंश हो गया और ये क्या हो गया, जाति हो गया। और इसको सबसे पहले किसने जो है सुझाव दिया, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।